हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सब लोग। आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। आई एम योर केमिस्ट्री मेंटर शिवम उपाध्याय एंड वेलकम टू मैथ्स क्लासेस। आई होप आप सभी अपने अपने घरों में बहुत ही सेफ होंगे। कोविड का टाइम निकल चुका है, सारे स्कूल्स हमारे खुल चुके हैं और बोर्ड ने टर्म 1 का एग्ज़ाम भी कंडक्ट कराने का सोच लिया है। सैम्पल पेपर भी सीबीएसई के द्वारा जारी कर दिया गया है। हम सैम्पल पेपर पे एक सेपरेट वीडियो लेके आएंगे जिस पर हम डिस्कस कर रहे होंगे हमारे केमिस्ट्री, फिजिक्स और मैथमेटिक्स के सैम्पल पेपर क्लास 10th के लिए, जो पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, और क्लास 12 का आपके जो रजत सर हैं वो डील करेंगे। फ़िलहाल हम आए हैं इस वीडियो को लेके आप सभी के पास, और इस वीडियो में हम पढ़ रहे होंगे क्लास 10 के केमिस्ट्री का पहला चैप्टर, दैट इज़ केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। एंड दिस इज़ गना बी सुपर फन, सुपर इजी फॉर ऑल ऑफ यू। जनरली बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसलिए आपको इस चैप्टर को पढ़ना काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि आने वाले जो भी हमारे आगे वाले जो चैप्टर्स हैं, दैट इज़ एसी, बेस एंड सॉल्ट्स वाला चैप्टर है, फिर न्यूटन नॉन मेटल्स हैं, तो उसमें जो हमें पर्टिकुलर रिएक्शंस देखने को मिलेंगे, अगर हम रिएक्शन के बारे में नहीं जाने, अगर हम इक्वेशंस के बारे में नहीं जाने, तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं हमें दिक्कत हो सकता है उन सभी चैप्टर को समझने के लिए। सो दिस इज़ द लेक्चर नंबर 1 ऑफ योर फर्स्ट चैप्टर ऑफ केमिस्ट्री, दैट इज़ केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस। आई एम गोना कवर दिस एंड दिस विल गोना बी सुपर फन, सुपर easy for all of you. So without wasting any more time, let's get straight to our video. And here comes up our first topic. अभी यार चैप्टर का नेम ही है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन, तो पहली चीज़ तो हम केमिकल रिएक्शन के बारे में जानेंगे, ठीक है। तो पहला टॉपिक हमारा केमिकल रिएक्शन, दैट इज, अगर हम जरा सा डेफिनेशन को देखें तो केमिकल रिएक्शन आर द प्रोसेस इन विच अ न्यू सब्सटेंस विथ न्यू प्रॉपर्टीज आर फॉर्म्ड इन्वॉल्विंग केमिकल चेंजेज। कहने का मतलब सिंपल सा यही है कि केमिकल रिएक्शन एक प्रोसेस होता है जिसमें नए सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है और उन नए सब्सटेंस की प्रॉपर्टीज़ भी नहीं होती है ना। क्या होगा? केमिकल चेंजेस के थ्रू ऐसे कुछ रिएक्शंस होंगे, जैसे कि अगर मैं बात करूं, आप सभी ने जनरली देखा भी होगा, है ना, कि जब हम कार्बन को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो हमें CO2 एज ए प्रोडक्ट मिलता है, ठीक है। अब कार्बन की अपनी अलग प्रॉपर्टी होगी, ऑक्सीजन की अपनी अलग प्रॉपर्टी होगी, और इन दोनों के कंबाइन होने के वजह से जो हमें प्रोडक्ट मिला, डेफिनेटली उसकी भी कुछ अलग ही प्रॉपर्टी होगी। सो केमिकल रिएक्शन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें नए सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है और उसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो बाकी दो सब्सटेंस से बिल्कुल ही डिफरेंट होती है, बिल्कुल ही न्यू होती है। तो हमने केमिकल रिएक्शंस का सिंपल सा डेफिनेशन बना लिया। केमिकल रिएक्शन आर द प्रोसेस इन विच अ न्यू सब्सटेंस विथ न्यू प्रॉपर्टीज आर फॉर्म इन्वॉल्विंग केमिकल चेंजेज। और ये जो होंगे ये हमारे केमिस्ट्री में हम ज़्यादातर मैक्सिमम केमिकल चेंजेस के थ्रू डील करते हैं। जैसे कि हमने अगर कार्बन को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हीट कर दिया, हीट को हम ऐसे डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं, हम आगे समझेंगे, डिनोशन भी समझेंगे, हम ऐसे भी समझेंगे कि किसी भी रिएक्शन को इन्फॉर्मेटिव कैसे बनाया जा सकता है। फिलहाल याद रखिए कि कार्बन को जब भी हम ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हीट करते हैं तो हमें कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है, ठीक है। तो सर ये रहा, हो गया हमारा केमिकल केमिकल रिएक्शंस। अगर हम केमिकल रिएक्शन का डेफिनेशन देखें तो बाय डेफिनेशन ऊपर भी लिखा हुआ है। अभी केमिकल रिएक्शन में एक पॉइंट आपको ध्यान देने वाली बात ये है कि केमिकल रिएक्शंस में एटम जो होते हैं उनका रीअरेंजमेंट होता है। रीअरेंजमेंट ऑफ एटम का मतलब, सर रीअरेंजमेंट ऑफ एटम का सिंपल सा मतलब यही है कि जो अपना बॉन्ड होगा, है ना, वो अपना बॉन्ड ब्रेक करेंगे और दूसरे वाले कंपाउंड के साथ उस बॉन्ड को जोड़ के एक नया कंपाउंड फॉर्म करेंगे। जैसे कि अगर मैं यहाँ O2 की बात करूँ तो इसका ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड होगा, और यहाँ हमारा कार्बन है तो एक ऑक्सीजन ये अपना बॉन्ड तोड़ के कार्बन के साथ मिलेगा और बाद में जाके हमको CO2 एज ए प्रोडक्ट मिलेगा। तो हम ये समझते हैं कि केमिकल रिएक्शंस में रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स होता है, मतलब एक एटम अपना बॉन्ड तोड़ के दूसरे एटम के साथ मिलके नया प्रोडक्ट को फॉर्म करता है, और इन सभी प्रोसेसेस को हम बोलते हैं केमिकल रिएक्शंस। तो आई होप केमिकल रिएक्शन में इतना इंट्रो आप सभी के लिए काफ़ी है। केमिकल रिएक्शन सिंपल सी चीज़ होती है, ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें नए सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है जिनकी प्रॉपर्टीज़ नहीं होती है, और उनके बीच केमिकल चेंजेस के हेल्प से ये चीज़ें पॉसिबल हो पाती हैं, ठीक है। तो केमिकल रिएक्शंस इट्स सिंपली अ प्रोसेस। अब हम आगे देखें तो 2 पॉइंट्स आगे बनाए कि द सब्सटेंस विच टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड रिएक्टेंट्स एंड द न्यू सब्सटेंस विच फॉर्म एट द रिजल्ट थ्रू आउट दिस रिएक्शंस आर कॉल्ड प्रोडक्ट। अभी ये रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का क्या फंडा है भाई? ये एक सिंपल से 2 टर्म है जो आपको समझने हैं कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट क्या होता है। लेट्स सपोज अगर कोई रिएक्शन हो रही है, लेट्स सपोज एलिमेंट A प्लस एलिमेंट B मिल के C बना रहे हैं, तो ये एलिमेंट A और एलिमेंट B
ये दोनों क्या है, आपस में रिएक्ट कर रहे हैं, और सी जो है वो एज अ रिजल्ट हमको मिल रहा है। क्या मिल रहा है, जो ए और बी है ये आपस में क्या कर रहे हैं, रिएक्ट कर रहे हैं, और सी हमको एज अ रिजल्ट मिल रहा है। तो इस केस में ए और बी यानी कि वो सब्सटेंस जो क्या करें, टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन, मतलब कि सिंपली वो सब्सटेंस जो क्या करे, रिएक्शन में पार्ट ले। रिएक्शन में पार्ट कौन ले रहा है, ए एक सब्सटेंस है, बी एक सब्सटेंस है, और ये दोनों आपस में रिएक्ट कर रहे हैं, तो हमको सी मिल रहा है। ठीक है, तो सिंपली वो सब्सटेंस जो क्या करे, केमिकल रिएक्शन में पार्ट ले, या फिर वो सब्सटेंस जो कंबाइन हो, जो रिएक्ट करे किसी भी केमिकल रिएक्शन में, और एज अ रिजल्ट जो सब्सटेंस हमको मिलता है उस रिजल्ट को हम प्रोडक्ट बोलते हैं। तो द न्यू सब्सटेंस विच इज फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट थ्रू आउट द रिएक्शन आर कॉल्ड प्रोडक्ट। और वो सब्सटेंस जो केमिकल रिएक्शन में क्या हो, रिएक्शन में पार्ट ले, रिएक्ट करे, जैसे अगर हमारा ए और एलिमेंट है और बी है, तो ए और बी को हम यहाँ रिएक्टेंट कहेंगे और सी को हम प्रोडक्ट कहेंगे। तो आई होप रिएक्टेंट और प्रोडक्ट वाला जो टर्म है इसका फंडा आप सबको डेफिनेटली क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो यहाँ तक हमने पूरा डन कर लिया। ठीक है, अब हम आगे बढ़ें। तो केमिकल रिएक्शन को ना यार हम बहुत अच्छे से समझते हैं, और डेफिनेटली ये जो एक्सपेरिमेंट है ये आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि बोर्ड के क्वेश्चंस भी इस पे बन चुके हैं। ठीक है, तो हम पहले देखेंगे कि जो एक्सपेरिमेंट है वो आखिर ये एक्सपेरिमेंट कहता क्या है। ये एक्सपेरिमेंट एक बेस्ट एग्जाम्पल होगा आपको एक केमिकल रिएक्शन समझाने का। कैसे सर, आइए देखते हैं। एक्सपेरिमेंट क्या है, द बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन इन एयर टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या कह रहा है कि मैग्नीशियम रिबन है, मैग्नीशियम रिबन सिंपल सा मैग्नीशियम से बना हुआ एक ऐसा टुकड़ा होता है। ठीक है, इसी को मैग्नीशियम रिबन बोलते हैं, और इसको जब हम एयर के प्रेजेंस में जलाएंगे यानी बर्न करेंगे तो हमको मैग्नीशियम ऑक्साइड एज अ रिजल्ट मिलेगा। तो डेफिनेटली यहाँ कुछ ना कुछ क्या हुआ है, केमिकल रिएक्शन हुआ है मैग्नीशियम और एयर के बीच, तभी तो हमको मैग्नीशियम ऑक्साइड मिला है। अब ये जो एक्सपेरिमेंट है, ज़रा सा इस एक्सपेरिमेंट को ध्यान से दीजिए। पहला जो हमारे यहाँ पॉइंट आया है वो है कि हमको एक मैग्नीशियम रिबन को लेना है, ठीक है, और उसको रब करना है एक सैंड पेपर से। एक मैग्नीशियम रिबन लिया हमने, है ना, ऐसा कुछ जैसा आप यहाँ GIF में आप देख सकते हैं, है ना, इस वीडियो में आप देखिए। तो एक मैग्नीशियम रिबन को पकड़ा गया है ये पेयर ऑफ टंग से। पेयर ऑफ टंग मतलब कि ऐसे पकड़ने वाली एक चीज़ है, डायरेक्टली जलाएंगे तो हमारा हाथ जल सकता है, इस वजह से हम पेयर ऑफ टंग से उस मैग्नीशियम रिबन को पकड़ लेते हैं। ठीक है, और उसको बर्नर पे हम देखो ये हीट किया जा रहा है। इसमें ये जो बंदा है ये हीट कर रहा है बर्नर पे, और सडन से आपने देखा कि मैग्नीशियम रिबन एक डैजलिंग फ्लेम के साथ, डैजलिंग फ्लेम का मतलब कि सडन से बहुत ही तेज, डैजलिंग वाइट फ्लेम, बहुत ही तेज देख रहे हो आप यहाँ, बहुत ही तेज वो मैग्नीशियम रिबन बर्न हुआ है सडन से। जो ही इसने जलाया ये देखो तुरंत अभी बर्न बहुत ही तेज हुआ, तो इसको हम बोलते हैं एक डैजलिंग फ्लेम के साथ, डैजलिंग वाइट फ्लेम के साथ ये मैग्नीशियम रिबन बर्न हुआ। ठीक है, और ये जो मैग्नीशियम रिबन बर्न हुआ अब ये जल के क्या होगा, पाउडर के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसको मान लीजिए आप एक प्लेट रखें यहाँ, और इस प्लेट में इस पाउडर के फॉर्म में इस सारे मैग्नीशियम रिबन को आपने कनेक्ट कर लिया। वो बेसिकली जो पाउडर हुआ वही होता है मैग्नीशियम ऑक्साइड, जिसको हम MgO लिखते हैं। हमने सिंपली क्या किया, एक मैग्नीशियम रिबन को लिया, ठीक है, और उसको बर्नर पे हीट कर दिया। ठीक है, मैग्नीशियम रिबन को हमने बर्न किया सैंड पेपर से, और फिर उसको बर्नर पे हीट किया पेयर ऑफ टंग से पकड़ के। जो ही हमने हीट किया तो मैग्नीशियम रिबन जो है वो डैजलिंग फ्लेम के साथ, मतलब सडनली बहुत ही तेज, देखो बहुत ही तेज वाइट फ्लेम के साथ वो जला, है ना। और डेफिनेटली कोई भी चीज़ जलती है तो क्या होगा, पाउडर के फॉर्म में, एक राख के फॉर्म में वो कन्वर्ट हो जाती है। तो एक पाउडर के फॉर्म में हमने जो है वो मैग्नीशियम ऑक्साइड को कलेक्ट कर लिया। वो जो पाउडर है वो बेसिकली मैग्नीशियम ऑक्साइड ही है। ठीक है, तो यहाँ रिएक्शन हुआ, क्या हुआ, जब मैग्नीशियम को हमने एयर के प्रेजेंस में, तो एयर के प्रेजेंस मतलब कि ऑक्सीजन के साथ, यानी मैग्नीशियम को जब हमने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराया तो हमको मैग्नीशियम ऑक्साइड मिला, जिसको हम MgO लिखते हैं। ठीक है, तो ये सिंपली एक बहुत ही बेस्ट एग्जांपल है आपको केमिकल रिएक्शन समझाने का। देखो यहाँ मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन जुड़ के क्या बना लिए, मैग्नीशियम ऑक्साइड। और ये जो प्रोसेस होता है इसी को तो यार प्रोसेस को हम केमिकल रिएक्शन बोलते हैं, हमने अभी पढ़ा, है ना। तो एक ऐसा प्रोसेस जिसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, रिएक्टेंट है ना, दो रिएक्टेंट, सॉरी, यहाँ मैग्नीशियम और ऑक्सीजन दोनों क्या है, रिएक्टेंट है ना। तो दो रिएक्टेंट मिलके यहाँ एक प्रोडक्ट बनाए हैं। तो एक ऐसा रिएक्शन जिसमें न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन हो और न्यू प्रॉपर्टीज हो। डेफिनेटली यार मैग्नीशियम की जो प्रॉपर्टी होगी और ऑक्सीजन की जो प्रॉपर्टी होगी वो दोनों से क्या होगी, डिफरेंट होगी, है ना, वो दोनों से डिफरेंट होगी MgO की प्रॉपर्टी, है ना। यानी कि जो मैग्नीशियम ऑक्साइड हमारा जो बना है ना, ये जो मैग्नीशियम ऑक्साइड हमारा जो बना है इसकी प्रॉपर्टी दोनों से डिफरेंट होगी। तो एक नया सब्सटेंस बनता है, नया प्रॉपर्टी, इसी को हम केमिकल रिएक्शन कहते हैं। अब इस पूरे स्लाइड में हमने केमिकल रिएक्शन को ही समझा। आई होप अब बहुत ही अच्छे से, बहुत ही डिटेल में क्लियर हो गया होगा कि केमिकल रिएक्शन वाकई में होता क्या है ना। ओके, नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड।
अब यार देखो ये जो एक्सपेरिमेंट है ना, इस एक्सपेरिमेंट से देखो सीबीएसई क्वेश्चन उठा देता है, जनरली ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, सीबीएसई देता भी है ना। तो आपको किसी भी एक्सपेरिमेंट को जितने भी एनसीईआरटी में अवेलेबल आपको छोड़ना नहीं है, सारे एक्टिविटीज़ को आपको करके जाना है, ठीक है। अब हम जरा से क्वेश्चन को देखें तो इसमें पूछा है कि वाई अ मैग्नीशियम रिबन क्लीन्ड बाय रबिंग विद द सैंड पेपर बिफोर बर्निंग इन एयर। देखो मैंने एक्सपेरिमेंट यहाँ लिखा है कि टेक अ मैग्नीशियम रिबन एंड रब इट विद अ सैंड पेपर। अभी यार ये जो है ये रब करने की जरूरत क्या है, इसी से क्वेश्चन पूछ दिया कि वाई अ मैग्नीशियम रिबन क्लीन्ड बाय रबिंग विद अ सैंड पेपर बिफोर बर्निंग। जलाने से पहले हमको मैग्नीशियम रिबन को बर्न क्यों करना है? सिंपली यार जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को बर्न इसीलिए करना है क्योंकि मैग्नीशियम रिबन जो होता है ना, जनरली जो मैग्नीशियम रिबन होता है जनरली उसके ऊपर ना ऑक्सीजन की लेयर चढ़ी होती है ना। जैसे कि अगर हमारे ये रिबन है तो इसके ऊपर ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता है जो हम आगे पढ़ेंगे, है ना। फिलहाल तो याद रखिए कि इसके ऊपर एक ऑक्साइड की लेयर अवेलेबल होती है ना। जैसे समझ लो अगर हम कहते हैं ना, जैसे कि किसी चीज़ पर रस्ट, कोई चीज़ रस्ट हो जाती है तो उसके ऊपर क्या होता है, लेयर चढ़ जाता है। वैसा ही समझो कि मैग्नीशियम के ऊपर ऑक्सीजन का जनरली, है ना, जनरली मैग्नीशियम, अगर हम मैग्नीशियम रिबन देखें तो मैग्नीशियम रिबन के ऊपर जनरली ऑक्साइड का लेयर होता है, यानी कि ऑक्सीजन का एक पतला सा ऐसे लेयर होता है। अब यार किसी भी चीज़ को साफ़ करना हो तो हम क्या करेंगे, क्या करते हैं, उसके ऊपर से क्या करते हैं, रगड़ते हैं उसको, है ना। तो सैंड पेपर लाया और सैंड पेपर से क्या किया, रब किया। जब हम इसको सैंड पेपर से रब करेंगे तो ऑक्साइड का लेयर जो है वो अच्छे से हट जाएगा, और ऑक्साइड का लेयर अच्छे से हट जाएगा तो वो जो मैग्नीशियम रिबन है वो और अच्छे से जल पाएगा। क्या कहने का मतलब है कि जनरली जो होता है ना, अगर हम नॉर्मल मान लो मैग्नीशियम रिबन को लेके आए, है ना, तो जनरली मैग्नीशियम रिबन के ऊपर ऑक्साइड का लेयर होता है। तो हम क्या करते हैं कि पहले रब करके लेयर हटाते हैं, और लेयर हटाते हैं तो जो ही हम लेयर हटा दिए तो हमको क्या, प्योर मैग्नीशियम रिबन हमारे पास आ गया। जो ही हमने क्या किया, इसको रब किया, तो रब करने के बाद हमारे पास अच्छा एक फ्रेश मैग्नीशियम रिबन आ गया। ऊपर से हमने ऑक्साइड की लेयर हटा दी और इसको अब हम जलाएंगे तो ये और अच्छे से फ्लेम से जलेगा, है ना। तो सिंपली इसका रीजन क्या होगा कि वाई मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन्ड बाय रबिंग विद अ सैंड पेपर बिफोर बर्निंग। इट इज बिकॉज जनरली द मैग्नीशियम रिबन, जनरली द मैग्नीशियम को mg में लिख रहा हूं, ठीक है। मैग्नीशियम रिबन इज ऑक्सीडाइज्ड विथ ऑक्सीजन प्रेजेंट इन एयर मतलब जो एयर में जो ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है उसके वजह से ये ऑक्सीडाइज हो गया रहता है। टू रिमूव द लेयर ऑफ ऑक्सीजन वी रब द मैग्नीशियम रिबन विथ अ सैंड पेपर, ठीक है। क्या होगा, इट इज़ बिकॉज, क्यों किया हमने, ताकि जो ऑक्सीजन का जो लेयर है उस मैग्नीशियम रिबन पे वो हट जाए और अच्छे और बहुत ही डैजलिंग, बहुत ही बढ़िया फ्लेम की, बहुत ही बढ़िया तरीके से, है ना, बहुत ही अच्छे तरीके से वो जल पाए, है ना। अब यार लेयर होगा तो उतना अच्छे फ्लेम से वो नहीं जलेगा। तो लेयर अगर हम साफ़ करके हटा दें मैग्नीशियम रिबन से तो वो जो है वो बहुत ही अच्छे, बहुत ही बढ़िया डैजलिंग फ्लेम से वो और ज़्यादा तेज जलेगा, है ना। It is because the magnesium ribbon is oxidized with oxygen present in air. तो to remove the layer of oxygen, we burn it with a sandpaper. ठीक है, सॉरी, we rub it with a sandpaper. ठीक है, तो हमको यहाँ से एक चीज़ पता चल गई क्या, कि ये क्यों होता है, क्योंकि मैग्नीशियम रिबन के ऊपर क्या होता है, ऑक्सीजन का लेयर प्रेजेंट होता है और हम रब करके उस लेयर को हटा देते हैं, ठीक है। तो सिंपल सा ये रीज़न था, ये रीज़न आप लिख देंगे तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे। जनरली 2 मार्क्स में ऐसा क्वेश्चन आ भी जाता है, ठीक है, तो आपके 2 मार्क्स पक्के हो जाएंगे, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला टॉपिक है केमिकल इक्वेशन। हमने रिएक्शन वाला तो पार्ट देख लिया, अब इक्वेशन वाला पार्ट भी देखें। आखिर ये केमिकल इक्वेशन होता क्या है भाई? तो द मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग अ केमिकल रिएक्शन विथ हेल्प ऑफ सिंबल एंड फार्मूला ऑफ ए सब्सटेंस इज नोन एज केमिकल इक्वेशंस। ये क्या कह रहा है भाई? एक ऐसा मेथड जिसमें हम केमिकल रिएक्शंस को कुछ सिंबल और कुछ फार्मूले के हेल्प से रिप्रेजेंट करें तो उस रिप्रेजेंटेशन को हम केमिकल इक्वेशन बोलेंगे। सर क्या बोल रहे हैं समझ नहीं आ रहा है, पीछे चलिए। पीछे हमने क्या देखा? पीछे हमने देखा इसी इक्वेशन में, है ना, कि हमने मैग्नीशियम और ऑक्सीजन को जब हम एक साथ क्या किए, रिएक्ट कराए, तो हमको मैग्नीशियम ऑक्साइड मिला। अभी मैग्नीशियम इतना बड़ा वर्ड, ऑक्सीजन इतना बड़ा वर्ड, और ये मैग्नीशियम ऑक्साइड, इसको हम बोलते हैं वर्ड इक्वेशन। क्या बोलते हैं इसको हम बोलते हैं वर्ड इक्वेशन। वर्ड इक्वेशन का मतलब कि हमने जो भी केमिकल रिएक्शन हुआ है उसको हमने वर्ड में लिखा है। अब यार इतना बड़ा वर्ड बार बार केमिस्ट्री में लिखना हमारे लिए कन्वीनियंट नहीं है, तो हमने पर्टिकुलर सारे एलिमेंट के सिंबल बना रखे हैं जिसको हम पीरियोडिक टेबल में पढ़ेंगे, ठीक है। और फिर क्लास 9th में आपने एलिमेंट के बारे में पढ़ा भी होगा, है ना। तो यार हमको पता है
कि सारे एलिमेंट के अलग अलग सिंबल हमारे पास गिवन है। अब बार बार तो हम इतना बड़ा वर्ड में नहीं लिखने जाएंगे ना यार कि मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन इक्वल्स टू मैग्नीशियम ऑक्साइड। दैट्स व्हाई वी क्रिएट द मेथड ऑफ केमिकल इक्वेशन। हमने केमिकल इक्वेशन का एक मेथड बना दिया, एक ऐसा मेथड जिसमें हमको वर्ड ना लिखना पड़े, हम सिंबल से और फार्मूले से सिंपली उस पूरे पूरे रिएक्शन को हम लिख सकें, है ना। जैसे कि यहाँ लिखा है, अगर एग्जाम्पल में दिखाऊं तो कैल्शियम रिएक्ट विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म कैल्शियम ऑक्साइड। अब यार यहाँ कैल्शियम लिखेंगे, फिर पूरा ऑक्सीजन लिखेंगे, फिर कैल्शियम ऑक्साइड लिखेंगे, तो इसको हम क्या बोलते हैं, मैंने बताया, इसको हम बोलते हैं वर्ड इक्वेशन। अब यार बार बार केमिस्ट्री में इतना बड़ा वर्ड इक्वेशन लिखना हमारे लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है, थोड़ा सा इनकन्वीनियंट हो सकता है। तो इसको और आसान बनाने के लिए हमने एक मेथड चूज किया जो कि इक्वेशन के फॉर्म में है ना। जैसे सिंबल लिख देंगे, फार्मूला लिख देंगे तो हमको पता चल जाएगा, ठीक है। अब हमको पता है कि कैल्शियम जो होता है, कैल्शियम का सिंबल होता है एलिमेंट में Ca, ठीक है। और ऑक्सीजन को हम O2 के फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है। तो क्या किया, कैल्शियम रिएक्ट विथ ऑक्सीजन, मतलब कि Ca प्लस O2। देखो इस कैल्शियम को मैंने Ca लिख दिया, इस ऑक्सीजन को मैंने O2 लिख दिया, गिव्स अस CaO यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड, गिव्स अस CaO यानी कि कैल्शियम और ऑक्सीजन मिलके CaO बना लिए। अभी आप इसको इग्नोर करिए क्योंकि मैंने इक्वेशन को बैलेंस नहीं किया है। बैलेंस और अनबैलेंस क्या होते हैं ये हम आगे पढ़ेंगे। फिलहाल अब बस इतना याद रखिए कि हमने बैलेंस नहीं किया। अभी आप रिएक्शन थोड़ी सी यहाँ डिफरेंट बनेगी, पर अभी आप सिंपली याद करिए, ठीक है। जनरली मैं बता रहा हूँ कि कैसे लिखते हैं, ठीक है। तो कैल्शियम को हम Ca से रिप्रेजेंट करते हैं, ऑक्सीजन को O2 से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये जो हमारा पूरा इक्वेशन है ये वाला, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, है ना, कि केमिकल Ca प्लस O2 गिव्स यू CaO। इसी को हम बोलेंगे इक्वेशन। ये हमारा होता है केमिकल इक्वेशन और ये हमारा होता है वर्ड इक्वेशन। तो किसी भी केमिकल रिएक्शन को वर्ड में ना लिख के सिंबल और फार्मूला के टर्म में अगर हम लिख दें तो उसी को हम बोलते हैं केमिकल इक्वेशन, ठीक है। अब दूसरा एग्जांपल यहाँ गिवन है कि जिंक रिएक्ट विद सल्फ्यूरिक एसिड टू फॉर्म जिंक सल्फेट एंड हाइड्रोजन गैस। अब यहाँ देखो फिर से वापस हमने पूरा बड़ा सा जिंक लिखा, बड़ा सा सल्फ्यूरिक एसिड लिखा, बड़ा सा जिंक सल्फेट लिखा, बड़ा सा हाइड्रोजन लिखा, तो इसको हम वापस से बोलेंगे वर्ड इक्वेशन। अब हमको इसको केमिकल इक्वेशन के फॉर्म में लिखना है और मैंने बताया केमिकल इक्वेशन को लिखने का तरीका कि सिंपली उनके सिंबल को लिख दीजिए। तो जिंक का सिंबल Zn होता है, हमको पता है। सल्फ्यूरिक एसिड को H2SO4 लिखते हैं, ठीक है। दिस गिव्स यू, अब इक्वल टू यहाँ एरो में बदल जाता है, ठीक है, केमिकल रिएक्शन लिखते टाइम, ठीक है। जिंक सल्फेट यानी ZnSO4 प्लस हाइड्रोजन H2। तो सिंपली मैंने इस वर्ड इक्वेशन को इस केमिकल इक्वेशन में लिख दिया। क्या, जिंक को Zn लिख दिया, सल्फ्यूरिक एसिड को H2SO4 फार्मूला में लिख सकते हैं, जिंक सल्फेट को ZnSO4 लिख सकते हैं और हाइड्रोजन को H2 लिख सकते हैं। अब ये जो चीज़ बनी, इस पूरे चीज़ को हम बोलेंगे केमिकल इक्वेशन। समझ में आया केमिकल इक्वेशन वाकई में क्या होता है। तो किसी भी केमिकल रिएक्शन को विद द हेल्प ऑफ सिंबल, विद द हेल्प ऑफ फार्मूला लिखना ही केमिकल इक्वेशन कहा जाता है, ठीक है। आई होप समझ में आ गया होगा आप सबको। तो ये था हमारा सेकंड स्लाइड में जितनी भी चीज़ें थी हमने पूरी कंप्लीट कर ली। हमने ये भी देख लिया क्यों मैग्नीशियम को बर्न करते हैं, क्योंकि वो और अच्छे फ्लेम से जल सके। उसके ऊपर का जो ऑक्सीजन का जो लेयर है वो हम रब करेंगे तो हट जाएगा और फ्लेम बहुत ही अच्छे से जलेगी, ठीक है। फिर हमने केमिकल इक्वेशन देख लिया। केमिकल इक्वेशन होता क्या है, ये हमारा वर्ड इक्वेशन होता है और इसको अगर मैं केमिकली फॉर्म में लिखूँ तो कैल्शियम को मैं Ca लिख सकता हूँ प्लस O2 गिव्स यू CaO। अभी इसको आप इग्नोर करिए क्योंकि इक्वेशन बैलेंस नहीं है, हम बाद में बैलेंसिंग अनबैलेंसिंग देखेंगे, ठीक है। तो हम इसको फिर आके वापस बैलेंस करेंगे, ठीक है। अब इसमें जो है Zn को जिंक को Zn लिख सकता हूँ, सल्फ्यूरिक एसिड को H2SO4 लिख सकता हूँ और ये जो इक्वल टू है वो केमिकल रिएक्शन लिखते टाइम ऐसे बदल जाता है एरो में। ये हो जाएगा जिंक सल्फेट ZnSO4 प्लस H2। सो दिस इज नोन एज योर केमिकल इक्वेशन एंड दिस इज नोन एज योर वर्ड इक्वेशन। इसको वर्ड इक्वेशन बोलते हैं क्योंकि देखो हमने पूरा वर्ड में खोल के लिखा है, जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड प्लस जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन, और इसको मैंने सिंपली सिंबल से लिख दिया तो ये हमारा हो जाएगा केमिकल इक्वेशन, ठीक है। तो आई होप केमिकल इक्वेशन तक पूरी चीज़ें आपको डेफिनेटली क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते और जरा सा एक टर्म देखते, क्या, द सब्सटेंस which combine or react present in the left hand side of the chemical reaction known as reactant। देखो हमने रिएक्टेंट पीछे ही पढ़ा था। अब दूसरी भाषा में अगर रिएक्टेंट को हम डिफाइन करने जाएं तो कैसे होगा कि सब्सटेंस जो कंबाइन करते हैं या फिर जो रिएक्ट करते हैं। देखो मैंने बताया था कि वो सब्सटेंस है ना जो क्या करें, कंबाइन करें। तो यहाँ कौन कंबाइन हो रहा है, जिंक
देखो लिखा भी है जिंक रिएक्ट विद सल्फ्यूरिक एसिड, वो सब्सटेंस जो कंबाइन करे या फिर रिएक्ट करे उसे हम रिएक्टेंट बोलते हैं। तो इस केस में रिएक्टेंट होगा हमारा जिंक और H2SO4, और एज अ रिजल्ट हमको क्या मिला, ZnSO4 प्लस H2O। तो ये जो दोनों मिला रिजल्ट में, इसको हम प्रोडक्ट बोलेंगे, और ये जो मिला हमको इसको हम रिएक्टेंट बोलेंगे। तो रिएक्टेंट वो सब्सटेंस होता है जो रिएक्ट करता है, प्रोडक्ट वो सब्सटेंस होता है जो हमको एज अ रिजल्ट मिलता है। ठीक है, एज अ रिजल्ट जो हमको सब्सटेंस मिले उसे हम प्रोडक्ट बोलेंगे, और एज अ रिएक्टेंट यानी कि जो सब्सटेंस जो रिएक्ट करे उसे हम रिएक्टेंट बोलेंगे। अब याद रखना, रिएक्टेंट को ऐसे भी आप पहचान सकते हैं कि रिएक्टेंट हमेशा लेफ्ट हैंड साइड में लिखा होता है। जिसको नहीं समझ में आ रहा है सिंपली याद कर लो कि ये जो इक्वल टू के इधर वाला साइड लेफ्ट साइड होता है, इक्वल टू के इधर वाला साइड राइट साइड होता है। राइट साइड क्या लिखा है, तो जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन। तो राइट साइड जो भी चीज़ें लिखी होंगी, जो भी न्यू सब्सटेंस प्रेजेंट इन द राइट साइड, उसे हम प्रोडक्ट बोलेंगे। सिंपली याद कर लो। इसके प्रोडक्ट क्या हो गया, तो जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन, ये राइट साइड में है तो इसे हम इन दोनों को क्या बोलेंगे, प्रोडक्ट बोलेंगे। और लेफ्ट हैंड साइड में जो क्या लिखा है, जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड, तो इन दोनों को हम क्या बोलेंगे, रिएक्टेंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, रिएक्टेंट बोलेंगे। अगर मैं केमिकल इक्वेशन के फॉर्म में बताऊं तो क्या होगा, केमिकल इक्वेशन के फॉर्म में भी आप देख लीजिए, केमिकल इक्वेशन के फॉर्म में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट क्या होगा, जिंक को मैं Zn लिख दूं, Zn लिख दिया, सल्फ्यूरिक एसिड को H2SO4 लिख दूं, बिल्कुल सर, जिंक सल्फेट को ZnSO4 लिख दूं, बहुत बढ़िया सर, और हाइड्रोजन को H2 लिख दूं। अब इस केस में जिंक और H2SO4 ये लेफ्ट हैंड साइड में है, तो इनको हम क्या बोलेंगे, इनको सिंपली हम बोलेंगे रिएक्टेंट्स, और ये जो है तीर के इधर यानी ये राइट हैंड साइड में है, तो इन दोनों को हम क्या बोलेंगे, ये प्रोडक्ट, इनको हम क्या बोलेंगे, प्रोडक्ट। तो सिंपली दो डिफिनेशन और हमारे पास आ गया रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का, कि जो लेफ्ट हैंड साइड में लिखा होता है या फिर जो सब्सटेंस कंबाइन करता है रिएक्ट करता है उसे हम रिएक्टेंट बोलते हैं। जो राइट हैंड साइड में लिखा होता है जो सब्सटेंस कंबाइन करता है रिएक्ट करता है उसे हम प्रोडक्ट बोलते हैं। सिंपली ये चीज़ें क्लियर हो गई और भी आसानी से। ठीक है, अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, दैट इज बैलेंस एंड अनबैलेंस इक्वेशन। अभी यार बैलेंस और अनबैलेंस इक्वेशन क्या होता है, बैलेंस और अनबैलेंस इक्वेशन बहुत ही आसान सी चीज़ है, सिंपल सा, बस देखते जाइए सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ठीक है, जरा सा मैं डेफिनेशन पढ़ नीचे लिखा हुआ है, अ केमिकल इक्वेशन इज सेड टू बी बैलेंस्ड when it has equal number of atoms of different element in the reactant and product side। ओहो सर, ये इतना बड़ा सा डेफिनेशन, गंदा सा डेफिनेशन अब क्या लिखवा दिया, मेरे को कुछ समझ नहीं आया कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होता है। अच्छा, बैलेंस का मतलब क्या है, बैलेंस का मतलब सिंपली है कि जो चीज़ लेफ्ट हैंड साइड में जितनी है अगर वही बराबर हो जाए लेफ्ट हैंड साइड में, सॉरी, जो चीज़ लेफ्ट हैंड साइड में जितनी है अगर वही बराबर हो जाए राइट हैंड साइड में, तो हम चीज़ें क्या कहते हैं, बैलेंस कहते हैं। जैसे हम क्या करते हैं कि हम है ना तराजू पे दो चीज़ों को तौलते हैं ना, ऐसे इधर एक चीज़ लेते हैं और इधर एक चीज़ लेते हैं। अब दोनों चीज़ें जब क्या होती हैं, एक बराबर आ जाती है, तो हम बोलते हैं कि हाँ हमारा मेजरमेंट जो है वो सही है। मतलब बैलेंस करने के लिए राइट हैंड साइड भी वही चीज़ होनी चाहिए और लेफ्ट हैंड साइड भी वही चीज़ होनी चाहिए, यानी इक्वल नंबर ऑफ चीज़ राइट हैंड साइड में, इक्वल नंबर ऑफ चीज़ लेफ्ट हैंड साइड में, तो हमारा वो कंडीशन बैलेंस कंडीशन कहा जाएगा। सिंपली ये भी केमिकल इक्वेशन के साथ भी होता है। तो एक केमिकल इक्वेशन जो है एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। एक केमिकल इक्वेशन को हम बैलेंस तभी कहेंगे, है ना, कब कहेंगे, एक केमिकल इक्वेशन इज सेड टू बी बैलेंस हम तभी कहेंगे जब क्या हो, इक्वल नंबर ऑफ एटम जो हो, है ना, अलग अलग एलिमेंट के इक्वल नंबर ऑफ एटम रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड में अवेलेबल हो। मतलब कि रिएक्टेंट साइड में जितने भी एटम है, नंबर ऑफ एटम रिएक्टेंट साइड में, है ना, और नंबर ऑफ एटम प्रोडक्ट साइड में जितने भी हों, अगर ये दोनों बराबर हो गए तो हम क्या बोलेंगे, बैलेंस केमिकल इक्वेशन बोलेंगे। ठीक है, नहीं समझ में आ रहा है, ये एग्जांपल देखो, क्या एग्जांपल है, Zn यानी जिंक प्लस H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक एसिड गिव्स यू ZnSO4, इसको हम जिंक सल्फेट बोलते हैं, प्लस हाइड्रोजन। ठीक है, पैनिक नहीं होना है, पैनिक नहीं होना है, सबसे बड़ी चीज़ पैनिक नहीं होना है, धीरे धीरे सब कुछ सीख जाएंगे, है ना। आपको ये डिनोशन नहीं आ रहा है कोई बात नहीं, आप एग्जाम्पल लिखा है उसको बस समझिए। ठीक है, जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड गिव्स यू क्या, जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन। ठीक है, अब जरा सा नंबर ऑफ एटम पहले कैलकुलेट करो। ठीक है, नंबर ऑफ एटम कैलकुलेट करो। अच्छा, इसको ना एक मैं नया स्लाइड लेके समझाता हूँ, ठीक है, उसमें ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। ठीक है, लेट मी सेलेक्ट द न्यू स्लाइड, या हेयर। ठीक है, हमारे पास क्या था, केमिकल इक्वेशन था, क्या था, Zn प्लस H2SO4 गिव्स यू ZnSO4 प्लस H2, हमारे पास ये था। ठीक है, ये हमारा क्या है, इन दोनों को हम क्या बोलेंगे, डेफिनेटली इन दोनों को हम बोलेंगे रिएक्टेंट। ये हमारा क्या है, इन दोनों को हम डेफिनेटली बोलेंगे प्रोडक्ट। आई होप आप सभी को समझ में आ रहा है। ठीक है, एक एवरेज भी बच्चा समझ गया हो कि रिएक्टेंट क्या होता है और प्रोडक्ट क्या होता है। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड में जो चीज़ लिखी है उसे रिएक्टेंट बोलते हैं, राइट हैंड साइड में जो चीज़ लिखी है उसे हम प्रोडक्ट बोलते हैं। ठीक है, अब जरा सा मैं आपसे कहूँ कि आप नंबर ऑफ एटम पहले कैलकुलेट करो। नंबर ऑफ एटम किधर कैलकुलेट करो, रिएक्टेंट में इस साइड लिखो और यहाँ एक कॉलम बना लो। ठीक है, और यहाँ लिखो नंबर ऑफ एटम इन प्रोडक्ट साइड, नंबर ऑफ एटम इन प्रोडक्ट साइड। ठीक है, आज नंबर ऑफ एटम कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, इधर क्या है, जिंक है,
ठीक है। जिंक कितने नंबर में है, तो जिंक 1 है, यहाँ जिंक 1 ही दिख रहा है आपको, तो जिंक 1 है यहाँ, ठीक है। फिर इधर क्या है, हाइड्रोजन कितना है, तो हाइड्रोजन 2 है, देखो यहाँ लिखा है H2। हाइड्रोजन कितना है, 2 है, हाइड्रोजन यहाँ H2। एस मतलब सल्फर कितना है, तो सल्फर सर 1 दिख रहा है, 1, तो सल्फर 1 है। ओ यानी ऑक्सीजन कितना है, सर ऑक्सीजन 4 दिख रहा है। अरे देखो ना यार, जिंक 1 है, हाइड्रोजन 2 है, सल्फर देखो 1 है, और ऑक्सीजन देखो 4 है, दिख रहा है। मैं एक सेकंड में फिर से क्लियर करता हूँ, ध्यान से देखना, ठीक है। क्या मैं बोल रहा हूँ, ध्यान से देखो, जो भी चीज़ें मैं बोल रहा हूँ उसको बस ध्यान से यहाँ देखो। मैं इसको फिर से वापस लिखता हूँ, ठीक है। ये देखिए, यहाँ सिंपल सी चीज़ है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल चीज़ आपको समझ लेनी है। मैंने इक्वेशन लिखा था ऐसे H2SO4, ठीक है। अब बताओ जिंक कितने हैं, जिंक सर 1 ही दिख रहा है रिएक्टेंट साइड में, सिर्फ रिएक्टेंट साइड में बताओ नंबर ऑफ एटम इन रिएक्टेंट देखो, तो रिएक्टेंट तो सिर्फ इतना वाला पार्ट है। रिएक्टेंट में देखो तो जिंक कितना है, तो रिएक्टेंट साइड में जिंक 1 है। हाइड्रोजन कितना है, तो हाइड्रोजन के 2 है, 2 एटम है, यानी हाइड्रोजन 2 है। सल्फर कितना है, सर सल्फर तो 1 दिख रहा है, यानी सल्फर 1 है। और ऑक्सीजन कितना है, सर ऑक्सीजन तो 4 दिख रहा है, 4 देखो, तो ऑक्सीजन कितना है, 4 है, ठीक है। तो रिएक्टेंट साइड का हमने नंबर ऑफ एटम लिख लिया। अब आ जाओ प्रोडक्ट साइड में। प्रोडक्ट साइड मतलब कि ये वाली साइड हमारी, इसमें देखो तो जिंक कितना है, इसमें भी जिंक देखो, तो जिंक सर इसमें भी 1 ही दिख रहा है, यानी जिंक का एटम भी 1 ही है। एस देखो यानी सल्फर देखो, तो सल्फर कितना है, सल्फर भी सर यहाँ 1 दिख रहा है। ओ देखो, ओ ऑक्सीजन कितना है, ऑक्सीजन भी सर 4 दिख रहा है। और एच देखो, एच यानी हाइड्रोजन, यानी ये H2 है ना, H2, दिस इज H2। H कितना है, तो 2 है सर, H कितना है, 2 है। मिलाओ, जिंक 1 है रिएक्टेंट साइड में भी, प्रोडक्ट साइड में जिंक 1 है सर, बहुत ही बढ़िया। हाइड्रोजन 2 है रिएक्टेंट साइड में भी, प्रोडक्ट साइड में क्या हाइड्रोजन 2 है, डेफिनेटली सर हाइड्रोजन 2 है रिएक्टेंट साइड, प्रोडक्ट साइड में भी, रिएक्टेंट साइड में भी। सल्फर 1 है, आ जाओ रिएक्टेंट साइड में सल्फर कितना है, 1 है, सल्फर 1 है सर प्रोडक्ट वाले साइड में भी। और ऑक्सीजन 4 है रिएक्टेंट साइड में, और ऑक्सीजन 4 है प्रोडक्ट साइड में भी। तो आप बताओ कि क्या नंबर ऑफ एटम रिएक्टेंट में, नंबर ऑफ एटम प्रोडक्ट में सेम है क्या, डेफिनेटली। देखो जिंक 1 है, यहाँ भी जिंक 1 है, यहाँ हाइड्रोजन 2 है, यहाँ भी इस साइड भी हाइड्रोजन 2 है, यहाँ सल्फर 1 है, यहाँ भी सल्फर 1 है, और यहाँ ऑक्सीजन 4 है, यहाँ भी ऑक्सीजन 4 है। तो आप कह सकते हैं कि नंबर ऑफ एटम इन रिएक्टेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटम इन प्रोडक्ट। क्या बोला मैंने, नंबर ऑफ एटम इन रिएक्टेंट साइड इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोडक्ट इन, है ना, नंबर ऑफ एटम इन प्रोडक्ट साइड। और मैंने केमिकल क्या बोला, अभी बैलेंस केमिकल इक्वेशन का डेफिनेशन पढ़ा, और उसमें लिखा था कि जब भी नंबर ऑफ एटम जो हो रिएक्टेंट साइड के इक्वल हो जाए नंबर ऑफ एटम प्रोडक्ट साइड के, तो इसी को हम एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन बोलते हैं। नहीं विश्वास हो रहा है, आज ये डेफिनेशन पे, अ केमिकल रिएक्शन इज सेड टू बैलेंस व्हेन इट हैज इक्वल नंबर ऑफ एटम डिफरेंट एलिमेंट इन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट साइड। देखो अगर रिएक्टेंट साइड में जितने भी नंबर ऑफ एटम है और प्रोडक्ट साइड में जितने भी नंबर ऑफ एटम है, अगर वो बराबर हो जाए या नंबर ऑफ एटम इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ एटम कहाँ नंबर ऑफ एटम इन रिएक्टेंट साइड, है ना, और इसको पूरा लिख लेना, और नंबर ऑफ एटम इन प्रोडक्ट साइड, अगर ये बराबर हो गए तो इसी को हम केमिकल क्या बोलेंगे, बैलेंस केमिकल इक्वेशन बोलेंगे। तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन आई होप आप सबको क्लियर हो गया होगा। अगर आप कैलकुलेट करें तो देखिए यहाँ जिंक भी 1 है, यहाँ भी जिंक 1 है, यहाँ हाइड्रोजन 2 है, यहाँ हाइड्रोजन फिर से 2 है, यहाँ सल्फर 1 है, यहाँ भी सल्फर 1 है, यहाँ ऑक्सीजन 4 है, यहाँ भी ऑक्सीजन 4 है। तो ये एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन कहा जाएगा, ठीक है। आई होप बहुत ही आसान तरीके से मैंने बैलेंस केमिकल इक्वेशन को क्लियर कर दिया है। इससे आसान डेफिनेशन या फिर इससे आसान कॉन्सेप्ट शायद ही आपको कहीं मिले, ठीक है। ओके, अगली चीज़ अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन। अब यार बैलेंस है तो अनबैलेंस भी होगा, है ना। तो बैलेंस का तो हमने देख लिया कि बैलेंस कब कहा जाएगा, जब इक्वल नंबर ऑफ एटम हो रिएक्टेंट साइड में और इक्वल नंबर ऑफ एटम हो प्रोडक्ट साइड में, ठीक है। अब हम बात करते हैं अनबैलेंस की। अब अनबैलेंस का जरा सा पॉइंट पढ़िए, एन अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन हैज इक्वल, सॉरी अच्छा यहाँ एक पॉइंट गिवन है, ओके उप्स, थोड़ा सा मैं एक पॉइंट है यहाँ देख लूँ, अगर आपको मैं बता दूँ यहाँ एक पॉइंट है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है आपके, क्या कि अब बैलेंस केमिकल इक्वेशन हैज इक्वल मास ऑफ वेरियस एलिमेंट इन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट साइड। इसके कहने का क्या मतलब है सर, हमने आपने अच्छा ठीक है आपने बोला कि इक्वल नंबर ऑफ एटम रिएक्टेंट इक्वल टू इक्वल नंबर ऑफ एटम इन प्रोडक्ट, तो हम उसको बैलेंस मान लेंगे। अब एक पॉइंट यहाँ की बने कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन में मास भी इक्वल होता है वेरियस एलिमेंट का रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड दोनों में। ये कैसे हो सकता है सर, डेफिनेटली ये भी हो सकता है। आप कैलकुलेट करो, कैसे कैलकुलेट करो, जिंक यहाँ 1 है, ठीक है, जिंक रिएक्टेंट में कितना था 1, ठीक है। एक मिनट मैं इसको ज़रा सा मिटा दूँ, फिर से देखो ये मास वाला भी फंडा बड़ा अच्छा है यार, और ये मास वाला फंडा हमको समझना भी चाहिए, ठीक है। तो हम मास वाला फंडे को भी समझ रहे हैं कि सर आखिर ये मास भी कैसे इक्वल हो गया, ये आप कैसे कह रही है, ठीक है। आपने क्या दिया नंबर ऑफ एटम हम मान लेते हैं, ठीक है,
कि एक्सपेरिमेंटली हमको पता चला कि अगर नंबर ऑफ एटम बराबर होते हैं रिएक्टेंट प्रोडक्ट साइड में तो उस इक्वेशन को बैलेंस हम केमिकल इक्वेशन बोलते हैं। बैलेंस का मतलब ही यही बनता है, ठीक है। लेकिन सर ये जो पॉइंट है ये क्या है ना, ये जो है ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन इक्वल मास वाला जो कॉन्सेप्ट है ये क्या है, ठीक है। अब जरा सा मैं इधर रिएक्टेंट वाला लिखता हूँ और इधर प्रोडक्ट वाला लिखता हूँ। रिएक्टेंट में इधर जिंक 1 है, इधर भी जिंक 1 ही है, ठीक है। यहाँ H कितना है, H इधर भी 2 है, H इधर भी 2 होगा, बैलेंस है तो सब जगह सेम होगा। S कितना है, S1 है, इधर भी S1 है, ठीक है। और O कितना है, इधर 4 है, O इधर भी 4 है, ठीक है। अच्छा, ये जो मास है आपने ना क्लास 9th में एटॉमिक मास वाला कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, ठीक है। एटॉमिक मास वाला कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा। आपको नहीं याद आएगा एटॉमिक मास तो आप डेफिनेटली 20 तक के एलिमेंट को आपको मस्ट याद होने चाहिए एटॉमिक मास, ठीक है। तो अगर आप एटॉमिक मास को याद कर लेंगे तो ये कॉन्सेप्ट आपके लिए और आसानी से समझ में आएगा। जिसने नहीं याद किया कोई बात नहीं, देखो मैं बता देता हूँ, लेकिन आपको याद रख कर लेना है 20 तक के एलिमेंट में क्लास 9th में चीज़ें पढ़ाई जाती हैं आपको, ठीक है। अब अगर मैं जिंक के एटॉमिक मास की बात करूँ तो जिंक का जो एटॉमिक मास होता है वो होता है 65 U, यानी इसको AMU में पढ़ते हैं पर हम U लिखते हैं, ठीक है, यूनिट है इसकी। और अगर मैं हाइड्रोजन की बात करूं तो वो होता है 1 U, ठीक है। सल्फर की बात करूं तो वो होता है 32 U। ये आप सबको याद करना है, ठीक है। क्लास 9 में चीज़ें दी हुई होती हैं, सारे एलिमेंट के एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास, तो आपको याद होना चाहिए, ठीक है। फिलहाल मुझे याद है तो मैं यहाँ लिख के बता दे रहा हूँ, ठीक है। और ऑक्सीजन का होता है हमारा 16 U, ठीक है। अब यहाँ जो देखो, अब इसको ना मैं नई स्लाइड में जो मास वाला जो है इसको भी मैं नया स्लाइड लेके समझा देता हूँ, ठीक है। ये मास वाला फंडा आखिर है क्या, ठीक। हमने पीछे देखा जिंक जो है, हाइड्रोजन जो है, सल्फर जो है और ऑक्सीजन, ये 4 एलिमेंट थे, ठीक है ना। इधर हमने रिएक्टेंट साइड वाला लिखा था और इधर हम प्रोडक्ट साइड का लिख लेते हैं, जिंक H S और O, ठीक है। अच्छा, जिंक कितना था, 1 था। यहाँ हाइड्रोजन कितना था, हाइड्रोजन हमारा 2 था, सल्फर भी 1 था और ऑक्सीजन 4 था। इधर भी वही वाला सेम केस, सेम नंबर ऑफ एटम्स थे, ठीक है। नंबर ऑफ एटम्स मैं यहाँ लिखा हूँ, 1 एटम था, इसमें 2 एटम था, ये 1 था, ये 4 था, ठीक है। और हमको पता है जिंक का एटॉमिक मास कितना होता है, 65 U, ठीक है। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है, 1। सल्फर का एटॉमिक मास 32 होता है और ऑक्सीजन का एज यूजुअल 16 होता है, ठीक है। अब यहाँ देखो जिंक कितना है, 1 है और एक जिंक का मास 65, यानी कि 1 × 65 दैट इज इक्वल्स टू कितना मास होगा जिंक का, 65, ठीक है। हाइड्रोजन कितना है, 2 है, कितना है, 2 है, तो 2 × 1 यानी 2 एटम और एक हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 होता है, तो ये कितना आएगा, 2। सल्फर कितना है, 1 और नंबर ऑफ एटम कितना है, 1, तो 1 × 32 दैट इज इक्वल्स टू 32। और ऑक्सीजन कितना है, 4, यानी 4 × और एक ऑक्सीजन का मास 16, तो 4 × 16, इसको मल्टीप्लाई करो तो 6 4 24, 2 4 1 4 और 2 6 64, ठीक है। तो जिंक का मास कितना आया, 65 है ना, हाइड्रोजन का 2, सल्फर का 32 एंड ऑक्सीजन का 64। अब ये जो है ये सारे मास रिएक्टेंट साइड के हैं, यानी R वाले साइड के, रिएक्टेंट वाले साइड के। अब जरा सा प्रोडक्ट में कैलकुलेट कर देखो क्या इक्वल मास आता है क्या। जिंक का कितना आइटम है, 1 है और एक जिंक का मास 65, तो इसका भी 1 × 65 65 ही आएगा। हाइड्रोजन यहाँ कितने हैं, प्रोडक्ट साइड में भी, ये प्रोडक्ट वाला साइड है और ये हमारा रिएक्टेंट वाला साइड है। तो हमने रिएक्टेंट वाले साइड में मास कैलकुलेट कर लिया, प्रोडक्ट वाले साइड में मास कैलकुलेट कर रहे हैं। हाइड्रोजन कितने हैं, 2 और एक हाइड्रोजन का मास 1, तो कितना आएगा, 2। सल्फर कितना है, 1 और एक सल्फर का मास 32, तो कितना आएगा, ये भी 32। और ऑक्सीजन कितना है, 4 और एक ऑक्सीजन का मास 16, तो 16 4 जा 64। देखो तो सारे वैल्यू मास के सेम आए हैं। जिंक के लिए 65 का मास रिएक्टेंट में भी है और जिंक के लिए 65 का मास प्रोडक्ट में भी है। हाइड्रोजन के लिए 2 है रिएक्टेंट में, प्रोडक्ट के लिए भी 2 है रिएक्टेंट में। सल्फर के लिए 32 मास है रिएक्टेंट साइड में, 32 मास है प्रोडक्ट साइड में। और ऑक्सीजन के लिए 64 मास है रिएक्टेंट साइड में, तो 64 मास है प्रोडक्ट साइड में। तो आई होप आप देख सकते हैं कि रिएक्टेंट में जो भी मास होगा वो क्या होगा, मास ऑफ R यानी मास इन रिएक्टेंट, और मास इन प्रोडक्ट यानी मास इन रिएक्टेंट और मास इन प्रोडक्ट भी बराबर है एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन में। तो हमने 2 चीज़ें देख ली, क्या कि एक तो नंबर ऑफ एटम रिएक्टेंट साइड में जितने होंगे वो बराबर होंगे एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन में। अगर कोई भी इक्वेशन बैलेंस है तो उसमें नंबर ऑफ एटम रिएक्टेंट साइड में जितने होंगे और नंबर ऑफ एटम प्रोडक्ट साइड में जितने होंगे तो वो दोनों आपस में बराबर होंगे और उन दोनों का मास भी आपस में बराबर होगा। तो ये वाला भी स्टेटमेंट आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन हैज इक्वल मास ऑफ वेरियस एलिमेंट इन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट साइड। डेफिनेटली समझ में आ गया होगा ये सारी चीज़ें, ठीक है। अब हम बात करते हैं अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन के बारे में। अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होता है, तो
एंड केमिकल रिएक्शन विच हैव अनइक्वल नंबर। अब डेफिनेटली बैलेंस है मतलब कि दोनों साइड क्या है, बराबर है। अनबैलेंस है मतलब क्या हो, दोनों साइड बराबर नहीं है, मतलब अनइक्वल नंबर ऑफ एटम हो गए। वन और मोर एलिमेंट, एक या एक से अधिक एलिमेंट का पता चला कि किसी का नंबर ऑफ एटम ज़्यादा हो गया, किसी का नंबर ऑफ एटम कम हो गया, तो ये जो है ऐसे इक्वेशन को हम क्या बोलेंगे, अनबैलेंस। अरे नाम ही है यार अनबैलेंस, अनबैलेंस मतलब किसी का ज़्यादा होगा किसी का कम होगा, यही होता है ना। तराजू में अगर क्या होता हो, कहीं ज़्यादा होता है ना, किधर किसी जगह क्वांटिटी को ज़्यादा कर दिया जाता है, मान लो ये वाले साइड में क्वांटिटी ज़्यादा है तो यहाँ से दुकानदार एक्स्ट्रा निकाल लेता है ना, ताकि बराबर हो जाए, बैलेंस करने के लिए, है ना। वैसे यहाँ कुछ चीज़ें हैं कि एक अनबैलेंस चीज़ें में क्या हो गया, तो अनइक्वल नंबर ऑफ एटम होंगे। बैलेंस में इक्वल नंबर ऑफ एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, और अनबैलेंस में अनइक्वल नंबर ऑफ मोर देन वन एलिमेंट, यानी एक या एक से किसी का ज़्यादा हो सकता है किसी का कम हो सकता है, ठीक है। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड में नंबर ऑफ एटम बराबर नहीं होंगे। क्या ये वाकई ऐसा कुछ होता है क्या, आओ देखते हैं। यहाँ अगर मैं देखूँ इस रिएक्शन को तो ज़रा नंबर ऑफ एटम लिखूँ मैं, नंबर ऑफ एटम रिएक्टेंट यानी आर साइड, और यहाँ एक मैं कॉलम बना लेता हूँ, ठीक है, और यहाँ लिखता हूँ नंबर ऑफ एटम इन प्रोडक्ट साइड, है ना। तो रिएक्टेंट साइड में देखो नंबर ऑफ एटम कितने हैं, तो हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, यही दो चीज़ें हैं ना रिएक्टेंट साइड में। देखो ये हमारा आर है, हाइड्रोजन कितने एटम है 2, ऑक्सीजन कितने एटम है 2, देखो हाइड्रोजन के 2 ऑक्सीजन के भी 2, और प्रोडक्ट क्या मिला, तो प्रोडक्ट इस बार एक ही मिला है, क्या H2O, यानी प्रोडक्ट में भी क्या है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है ना। यानी एक ही प्रोडक्ट मिला है लेकिन दो एलिमेंट से मिलके बन मिला है, तो उसके अंदर दो एलिमेंट है, H है और O है। H देखो कितना है, तो प्रोडक्ट साइड में H2 है, यानी H2 और ऑक्सीजन 1। ओहो, अगर हम रिएक्टेंट की तरफ नंबर ऑफ एटम मिलाएं तो नंबर ऑफ एटम रिएक्टेंट में कितने हैं, हाइड्रोजन में 2, प्रोडक्ट में भी 2। चलो भैया ये तो ठीक है, ये तो ठीक है, दोनों में बराबर है, ठीक है। लेकिन अगर मैं रिएक्टेंट साइड में ऑक्सीजन का नंबर ऑफ एटम देखूं तो ऑक्सीजन का नंबर ऑफ एटम 2 है रिएक्टेंट साइड में, लेकिन प्रोडक्ट साइड में 1 है, यानी कि ये इक्वेशन अब एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन नहीं कहा जाएगा। ये इक्वेशन एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन नहीं कहा जाएगा। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ एटम रिएक्टेंट और नंबर ऑफ एटम प्रोडक्ट में डिफरेंट हो गए, अनइक्वल हो गए, और डेफिनेशन भी यही कहता है कि केमिकल इक्वेशन को हम अनबैलेंस तभी कहेंगे जब अनइक्वल नंबर ऑफ एटम हो जाए रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड में। यानी कि इधर देखो तो इधर क्या हो, ऑक्सीजन का 2 इधर है और इधर ऑक्सीजन का 1 ही है, यानी कि जो नंबर ऑफ एटम जो है वो डिफरेंट है रिएक्टेंट प्रोडक्ट साइड में, और ऐसे इक्वेशन को हम अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन कहेंगे। तो this is your unbalanced chemical equation, this is known as your unbalanced chemical equation, ठीक है। ये जो हो गया ये हमारा अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन कहा जाएगा। समझ आ गया अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन होता क्या है, ठीक। अब यार अनबैलेंस है तो हमारा काम है इन सबको बैलेंस करना, डेफिनेटली हमारा काम है इन सबको बैलेंस करना। अब यहाँ से क्वेश्चन भी आ सकता है, यहाँ से एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन ये आ सकता है कि वाई डू वी नीड टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन, वाई डू वी नीड टू बैलेंस, वाई डू वी नीड टू बैलेंस्ड अ केमिकल इक्वेशन। डेफिनेटली ऐसा क्वेश्चन बना सकता है सीबीएसई कि भाई हमको क्यों ज़रूरत है इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए। यार इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए इसलिए ज़रूरत है ताकि जो नंबर ऑफ एटम जो हैं वो बराबर हो जाए, जो रिएक्टेंट साइड में है और जो प्रोडक्ट साइड में है। मतलब कि वाई डू वी नीड टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन, दिस इज जस्ट बिकॉज, देखो एक लॉ होता है, ठीक है, क्लास 9th में आपने एक लॉ पढ़ा भी होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन आप दिमाग में याद रखिए, मैं इसको मिटा देता हूँ, ठीक है। क्लास 9 में हमने एक लॉ पढ़ा था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ये क्लास 9th का जो 3rd चैप्टर है उसमें है, ठीक है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था। क्या पढ़ा था कि रिएक्टेंट साइड में जो मास है वो बराबर होना चाहिए प्रोडक्ट साइड के मास के बराबर। तो इस लॉ को वैलिड करने के लिए हमको इक्वेशन को क्या करना पड़ेगा, बैलेंस करना पड़ेगा। क्योंकि नंबर ऑफ एटम अगर बराबर हो गए तो मास जो है वो तो अपने आप ही बराबर हो जाएगा। हमने अभी देखा था नंबर ऑफ एटम अगर रिएक्टेंट साइड में बराबर हो जाए, नंबर ऑफ एटम अगर रिएक्टेंट साइड में बराबर हो जाए नंबर ऑफ एटम अगर प्रोडक्ट साइड के, तो ये जो है ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को क्या करेगा, एग्री करेगा, ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के अकॉर्डिंग चलेगा। तो हम क्या हो, हमको ज़रूरत पड़ती है किसी भी इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए। तो व्हाई डू वी नीड टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन, इट इज जस्ट बिकॉज अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, क्या लिखेंगे, इट इज जस्ट बिकॉज अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास द नंबर ऑफ एटम इन रिएक्टेंट साइड इज इक्वल टू द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ प्रोडक्ट साइड। सिंपली जितना भी मास होगा रिएक्टेंट साइड में वो बराबर होना चाहिए प्रोडक्ट साइड के मास को। तो बराबर करने
करने के लिए, यानी कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को वैलिड बनाने के लिए हमको केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना पड़ता है। तो आई होप अब ये डाउट आपके मन में नहीं रहेगा, है ना, कि सर हम इतने कुछ सीखते हैं बैलेंस वैलेंस करने के लिए, ये क्यों ज़रूरी है। ठीक है, सिंपली लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को वैलिड रखने के लिए ज़रूरी है। अब यार हम लॉ को तोड़ नहीं सकते हैं ना, हमारा जो लॉ बना दिया गया है उस लॉ को तो हमको बाय हार्टली फॉलो करना है ना। हम केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं और जो लॉ गिवन है उस लॉ को हमको फॉलो करना है। तो केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने का नीड सिर्फ एक ही है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास जो है वो वैलिड रहे और नंबर ऑफ एटम रिएक्टेंट साइड में बराबर हो जाए नंबर ऑफ एटम प्रोडक्ट साइड के। ठीक है, ठीक है। तो बैलेंस करना किसका काम है? डेफिनेटली हमारा काम है। तो अब हम अगला टॉपिक हमारा पढ़ेंगे कि बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन। बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन क्या होता है भाई? ठीक है, तो आओ देखो, द प्रोसेस ऑफ मेकिंग द नंबर ऑफ एटम, ठीक है, द प्रोसेस ऑफ मेकिंग द नंबर ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ एटम इक्वल ऑन बोथ साइड इक्वेशन। ठीक है, क्या बोल रहा है कि किसी भी इक्वेशन में लेट्स सपोज अगर a प्लस बी मिलके c दे रहा है, ठीक है, तो जितने नंबर ऑफ एटम ए में हैं, ठीक है, और बी में है, यानी रिएक्टेंट साइड में है ना NOA, जिसको मैं लिख रहा हूँ नंबर ऑफ एटम इन रिएक्टेंट साइड R शुड बी इक्वल्स टू NOA इन P, यानी कि नंबर ऑफ एटम इन रिएक्टेंट साइड इज इक्वल्स नंबर ऑफ एटम इन प्रोडक्ट साइड। तो इन दोनों को इक्वल करने के लिए हमको केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना पड़ता है और इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन। तो द प्रोसेस ऑफ मेकिंग नंबर ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ एटम इक्वल ऑन बोथ साइड ऑफ इक्वेशन इज नोन एज बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन। यानी कि दोनों साइड में, है ना, हमको क्या करना होगा, कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई करके, है ना, कुछ ना कुछ कोफिशिएंट से हम सीखेंगे अभी कि कैसे बैलेंस करते हैं किसी भी इक्वेशन को। ठीक है, अभी तो हम सीख रहे हैं कि एक बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन क्या होता है। तो एक ऐसा प्रोसेस जिसमें नंबर ऑफ एटम रिएक्टेंट साइड में अगर हम बराबर कर दें नंबर ऑफ एटम प्रोडक्ट साइड के, तो हम कहेंगे कि हमने बैलेंसिंग वाला काम किया है। ठीक है, तो बैलेंसिंग समझ में आई कि बैलेंसिंग क्या होता है, क्यों करते हैं बैलेंसिंग, ये भी समझ में आई। ठीक है, और एक बैलेंस और अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होता है ये भी हमने देख लिया। ठीक है, आओ जरा सा एग्जांपल लें और हम बैलेंस करना सीखें। क्या, जरा सा एक एग्जांपल लें और हम बैलेंस करना सीखते हैं। ठीक है, अगर मैं एग्जांपल लेता हूँ, सिंपली एग्जांपल लेता हूँ, अगर H2 प्लस O2 गिव्स यू H2O। ठीक है, ये मैंने एक रिएक्शन यहाँ लिख दी, H2 प्लस O2 गिव्स यू H2O। ठीक है, जरा सा नंबर ऑफ एटम H के कैलकुलेट करो। ये हमारा क्या होता है, रिएक्टेंट मैंने बताया है, और इसको हम क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट, ये भी मैंने बताया है। देखो तो यहाँ हाइड्रोजन कितने हैं, तो हाइड्रोजन यहाँ 2 हैं। ऑक्सीजन कितने हैं, यहाँ 2 है। ठीक है, चलो भाई 2 हैं इधर रिएक्टेंट में। और प्रोडक्ट में देखते हैं, प्रोडक्ट में क्या है, तो हाइड्रोजन 2 है, लेकिन प्रोडक्ट में ऑक्सीजन, ओ हो ऑक्सीजन यहाँ कितने हैं, ऑक्सीजन तो यहाँ एक ही दिख रहा है हमको, लेकिन हमको यहाँ 2 है। अब हमको क्या करना है, ये एक अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन है, अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन, जिसको मैं UBC लिखता हूँ शॉर्ट में, आप लोग पूरा लिखेंगे। ठीक है, अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन। ठीक है, अब हमको इसको बैलेंस करना है। सर कैसे बैलेंस करें? बैलेंस करने का सिंपल सा रूल देखिए, आज मैं बहुत ही बेसिक बताऊंगा बैलेंसिंग के बारे में। ठीक है, और आने वाले लेक्चर्स में आपको धीरे धीरे सब मिलेगा डिटेल में। फिलहाल तो हम अभी सीख रहे हैं, आज तो हमारी स्टार्टिंग क्लास है। और यार जिसको समझ नहीं आ रहा है ना, पेशेंस रखो, कोई बात नहीं, कोई चिंता नहीं। अभी नई नई चीज़ें आई हैं और आप नए नए क्लासेस में, अभी सीनियर क्लासेस में नए नए प्रमोट हो चुके हो। हालांकि 9 जो है वो सबको पता है कि 9 वाला जो सेशन है वो कैसा रहा है। ठीक है, तो बच्चे ढंग से पढ़ नहीं पाए हैं, इसकी वजह से आप पैनिक मत हो, धीरे धीरे चीज़ों को सीखो। ठीक है, नहीं आए कोई बात नहीं, आप रिवाइंड करो, वापस इस वीडियो को देखो, डेफिनेटली समझ आएगा। यार दूसरी बार में तो समझ में आना ही है, भाग के जाएंगे कहाँ ये। ठीक है, अब हम देखते जरा सा, तो H2O2 और यहाँ H2O, यहाँ अभी हमने देखा तो O2 जो है वो रिएक्टेंट साइड में 2 है और प्रोडक्ट साइड में 1। अब हमको बैलेंस करना है। अब हमको बैलेंस करना है तो याद रखिए, बैलेंसिंग के टाइम कभी भी हम फॉर्मूले को नहीं चेंज करते हैं। जैसे कि यहाँ अगर O2 लिखा हुआ है ना, और यहाँ O लिखा हुआ है, तो ऐसा नहीं करेंगे कि हम यहाँ 1 2 ला के जोड़ देंगे, नहीं, डेफिनेटली दिस इज रॉन्ग वे। ये मेथड हमारा नहीं है। हम हमेशा आगे मल्टीप्लाई करते हैं, आगे आगे, है ना, इसके आगे आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं भले 2 से, इसके आगे भले आप 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन इस फॉर्मूले को तो हम नहीं छेड़ेंगे, है ना। जैसे H2 है तो हम H2 को ये नहीं करेंगे कि H2 में 2 में और 2 मल्टीप्लाई करके H4 बना दिए, नहीं, डेफिनेटली नॉट, ये ऐसा नहीं होगा। ठीक है, ऐसा नहीं करना है। सिंपल केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने का मैं सिंपल सा तरीका बताता हूँ। मैं वापस उस इक्वेशन को लिखता हूँ जो मैं अभी लिखा था, दैट इज H2 प्लस O2 गिव्स यू H2O। ठीक है, हम सिंपली क्या करते हैं, यहाँ 2 है, यहाँ भी 2 है, और हमको इधर भी 2 बनाना है। अच्छा, अब देखो, अगर मैं इसके आगे, है ना, ये वाला जो टर्म है, इन सारे टर्म के आगे 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ, तो ज़रा सा नंबर ऑफ एटम गिनो, तो कितने हैं, हाइड्रोजन के पास ऑलरेडी 2 ठे था और मैंने 2 और मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये 2 और 2 आपस में मल्टीप्लाई करके क्या कर लेंगे, 4 कर लेंगे। तो यहाँ अगर मैं नंबर ऑफ एटम यानी NOA लिखूँ तो इस साइड में इसे कॉलम बना लेता हूँ। ठीक है ना, इधर तो हाइड्रोजन यहाँ कितने हो गए, 4,
और ये देखो तो 2 इस ऑक्सीजन के साथ भी मल्टीप्लाई हुआ है, 2 इस हाइड्रोजन के साथ भी मल्टीप्लाई हुआ है, 2 हाइड्रोजन के साथ मल्टीप्लाई करके 4 हाइड्रोजन बना लिया है, ठीक है। और 2 जो है वो ऑक्सीजन के साथ मल्टीप्लाई करके ऑक्सीजन को भी क्या कर देगा, 2 बना लेगा। अब देखो तो यहाँ हाइड्रोजन 4 हो गए और ऑक्सीजन 2 हो गए। अब इधर गिनो तो हाइड्रोजन देखें तो यहाँ हाइड्रोजन 2 है और ऑक्सीजन भी यहाँ 2 है। तो देखो ऑक्सीजन और ऑक्सीजन इस बार बराबर हो गए। हमने अगर बाहर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया यहाँ तो ऑक्सीजन और ऑक्सीजन बराबर हो गए। लेकिन यार हाइड्रोजन फिर से गड़बड़ हो गया, यहाँ हाइड्रोजन 4 हो गया और यहाँ हाइड्रोजन 2 है, ठीक है। अब देखो, अब अगर मैं यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ, हाँ सर, अगर आप यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 2 ऑलरेडी इसके पास है और ये 2 इसके साथ मिलके 2 × 2 यानी कि 4 बना लेगा। यानी कि अगर मैं बाहर 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो इसको हम ये जो है ये हाइड्रोजन हमारा इस बार 4 हो जाएगा। तो देखो इस बार हाइड्रोजन भी 4, यहाँ भी हाइड्रोजन 4, यहाँ ऑक्सीजन 2, यहाँ भी ऑक्सीजन 2। केमिकल इक्वेशन आपका बैलेंस हो गया। तो हमने क्या किया, बाहर मल्टीप्लाई किया, हमने फार्मूले को नहीं छेड़ा, हमने बाहर 2, 3, 4 बराबर करने के लिए मल्टीप्लाई किया। सिंपली ये जो है ये थोड़ा सा भसड़ मच गया है, मैं इसको अच्छे से लिखता हूँ, ठीक है। देखो ऐसे हमने क्या किया, सिंपली मैंने क्या किया, इक्वेशन हमने लिखा था H2 + O2 गिव्स यू H2O, ठीक है। अब हमने देखा था कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन का जो एटम है वो थोड़ा सा गड़बड़ है, इधर 2 है और इधर 1 ही है। अब हमको क्या करना है, इधर 2 लाना है। अगर मैं यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ऑक्सीजन देखो 2 हो गया और हाइड्रोजन के पास 2 ऑलरेडी था तो 2 और आ गया। तो हाइड्रोजन यहाँ कितना हो गया, इस बार 4 हो गए। इधर देखो तो ऑक्सीजन 2 था, इधर भी ऑक्सीजन 2 है, तो ऑक्सीजन वाला तो टर्म ठीक है, लेकिन यहाँ हाइड्रोजन 2 है और यहाँ हाइड्रोजन 4 हो गए। तो अगर मैं इस वाले हाइड्रोजन को भी 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये 2 × 2 यहाँ क्या हो जाएगा, 2H2 + O2, नया जो हमारा बनेगा वो बनेगा 2H2O। अब आप कैलकुलेट करो नंबर ऑफ एटम जरा सा, तो 2 × 2 यानी यहाँ हाइड्रोजन का एटम कितना है, 4 है और यहाँ ऑक्सीजन कितना है, ऑक्सीजन 2 है, ठीक है। यहाँ देखो तो 2 × 2 हाइड्रोजन एटम फिर से 4 है और यहाँ 2 × O यानी ऑक्सीजन भी कितना है, तो 2 है। देखो इस बार फिर से बराबर हो गया। क्या ये इक्वेशन बैलेंस हो गई, डेफिनेटली सर बैलेंस हो गई। यानी H जो है वो 4 है, O जो है यहाँ 2 है, यहाँ भी H 4 है, यहाँ भी O 2 है। इसी को हम सिंपली बोलते हैं बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन। हम क्या करते हैं, तो बाहर के साइड किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करके हम बराबर कर देते हैं वैल्यू को, ठीक है। तो जो नया हमारा इक्वेशन बनेगा, अगर मैं लिखूं वापस से सब मिटा के, तो नया हमारा जो बैलेंस केमिकल इक्वेशन बनेगा दैट इज इक्वल्स टू H2 + O2। ये हमारा अनबैलेंस था, है ना। और मैंने नीचे अब मैं लिखा बैलेंस केमिकल इक्वेशन, तो वो क्या मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया था, तो 2H2 + O2 गिव्स यू 2H2O। यहाँ देखो तो 2 और 2 यानी हाइड्रोजन यहाँ कितने हैं, तो हाइड्रोजन यहाँ 4 है ना, रिएक्टेंट साइड में इधर। और ऑक्सीजन यहाँ कितने हैं, ऑक्सीजन यहाँ 2 है। इस साइड में देखो तो 2 × 2 यानी हाइड्रोजन यहाँ कितने हैं, 4 है और 2 × O यानी ऑक्सीजन यहाँ कितने हैं, 2 है। तो आप देख सकते हैं कि इधर भी 4, इधर 2, इधर भी 4, इधर भी 2। तो ये फाइनली हमारा एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन कहा जाएगा, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन कहा जाएगा। हमने बैलेंसिंग सीख ली। हम बैलेंसिंग क्या करते हैं, बाहर के साइड मल्टीप्लाई करते हैं, किधर, बाहर के साइड, है ना। हम फार्मूले को नहीं छेड़े हैं, देखो हम फार्मूले वैसे ही छोड़े हैं, बस हमने 2, 3, 4 जिसे मल्टीप्लाई करना है हमने बाहर के साइड मल्टीप्लाई किया है, तो नया हमारा इक्वेशन ये बना है। और इसको जो बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं स्टोइकियोमेट्री कोफिशिएंट। क्या बोलते हैं, स्टोइकियोमेट्री कोफिशिएंट, ठीक है, स्टोइकियोमेट्री कोफिशिएंट, ठीक है। तो बड़े क्लास की ये टर्म है स्टोइकियोमेट्री कोफिशिएंट। बस आपको याद रखना है कि इसके आगे वाली चीज़ को बोलते क्या है। इसको हम बोलते हैं स्टोइकियोमेट्री कोफिशिएंट। बड़े क्लास में आप पढ़ेंगे। अगर आप नहीं ध्यान दे पा रहे हैं कोई बात नहीं, छोड़ दीजिए, बस आप याद रखिए कि बैलेंस कैसे करेंगे, ठीक है। तो आई होप हमने बैलेंसिंग पूरा कंप्लीटली सीख ली। एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन होता क्या ये भी सीख लिया। पीछे हमने देखा तो बैलेंस अनबैलेंस का हमने पूरा अच्छे से एकदम डिटेल में समझ लिया कि आखिर वाकई में फंडा क्या है, ठीक है। फिर पीछे हमने ये भी देखा था केमिकल इक्वेशन क्या होता है और ये क्वेश्चन भी हमने किया था। और हमने केमिकल रिएक्शंस को भी फाइनली इन एक्सपेरिमेंट के थ्रू समझ लिया था। सो गाइज दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक्स फॉर योर पेशेंस। अगर आपने लेक्चर नंबर 1 को एंजॉय किया तो डेफिनेटली हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स। और कोई भी डाउट्स और क्वेरीज होते हैं तो आप ऑब्वियसली कमेंट बॉक्स में अपने डाउट्स को पुट कर सकते हैं। वी आर ऑलवेज एक्टिव फॉर यू एंड वी आर वर्किंग 24/7 टू गेट यू प्रीमियम कंटेंट्स definitely. So thank you all of you. This is the first lecture that I have completed. और पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट। और सब्सक्राइब टू मैट्रिक्स क्लासेस। और अगर आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, दैट इज़ @matrixclasses.yt हमारा इंस्टाग्राम हैंडल है। सो थैंक यू एवरीबडी, थैंक्स अ लॉट, बाय बाय, टेक केयर।